स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, हमने वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेसन स्टडी की थी, जो कि क्लास 8th से रिलेटेड है और फर्स्ट लेसन है सिविक्स से रिलेटेड है। अब हम इसमें थर्ड वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में अच्छे से करिएगा और नोट्स भी लिख लीजिएगा जो मैंने टिक कराए हैं आपको। सबसे पहले है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आर ए हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इज टर्म्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आर ए हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इज टर्म्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए होते हैं और जब हमारे स्टेट के फंक्शंस को चलाने में इजी रहते हैं जिससे। फिर हमारा आ जाता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर राइट्स। राइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर राइट्स। राइट्स वो होते हैं बेटा दोज राइट्स विच आर कंसिडर असेंशियल फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री आर राइट। ठीक है, अब हमारा आ जाता है, देखिए इसी हम पढ़ेंगे दोज राइट विच आर कंसिडर असेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री। अब बेटा ये है राइट्स, हमारी बुक में राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए होते हैं और जिन्हें प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट अवेयर होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और राइट्स वो होते हैं जो हमारी लाइफ में स्टार्टिंग से ही कनेक्ट होते हैं और जो हमारी लाइफ को सर्कुलेट करते हैं, राइट्स वो होते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बेटा डिफाइन प्रिम्बल। प्रिम्बल क्या होता है बेटा, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे हमारी समरी होती है, जैसे कि बुक की समरी होती है, स्टार्टिंग में बुक के लेसन्स का इंडेक्स बना हुआ होता है, उसे क्या होता है वो बुक का लेसन्स के समरी होती है। लेकिन प्रिम्बल क्या होता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन की समरी होती है। स्टार्टिंग में समरी वाइज कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिम्बल कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट है हु आर वेस्टेड विद द ऑथोरिटी टू द इंटरप्ट एंड द इंटरप्रेट एंड द एनी लॉ बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कोई भी लॉ को, मतलब फाइनल, इसमें क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है फाइनल अथॉरिटी। फिर हमारा आ जाता है बेटा कि व्हाट आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट 1976। The 42nd Amendment changed the description of India from a sovereign of the democratic public to a sovereign of the socialist secular democratic republic। सिंपल सी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री को एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई गई। सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है हमारी कंट्री में सारे रिलीजन इक्वल है, किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी गई है। फिर हमारा आ जाता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है बेटा वेरी सिंपल। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा कि कंट्री में जो पावर्स होती हैं उन पावर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 2 पार्ट्स हैं, सबसे पहले कंट्री लेवल पे तो यूनियन गवर्नमेंट, फिर है स्टेट लेवल पे कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए कंट्री की पावर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल लेवल जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्टेट लेवल जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इसी का है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर होता क्या है बेटा, डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है कि पावर्स का डिवीज़न 2 पार्ट्स में कर देते हैं। पावर्स का डिवीज़न 3 पार्ट्स में कर देते हैं। 2 पार्ट्स में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में करते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी 3 पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए क्लियर डिवीजन ऑफ पावर सो दैट द यूज until and the center work in the respective departments and each other no interference। सिंपल सी बात है बेटा
कि हमारी गवर्नमेंट होती है, हमारी गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा वो 3 पार्ट? लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। ये तीनों ही पार्ट्स गवर्नमेंट के फंक्शन को अच्छे से चलाने के लिए एक दूसरे के वर्क्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं, और इन तीनों ही पार्ट्स में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनमें पावर्स का डिवीज़न होता है। इसे ही हम डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। फिर है व्हाट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? द स्टेट डजंट इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर्स नॉट डज इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। बेटा स्टेट किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इट मीन्स हर पर्सन को अपना रिलीजन मानने का फ्रीडम है, स्टेट उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। यही सेक्युलर स्टेट की डेफिनेशन है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विथ 80% ऑफ डोमिनेंट हिंदू पॉपुलेशन इंडिया चूज टू बी ए सेक्युलर कंट्री वाई। अब बेटा ये है इंडिया में सेक्युलर कंट्री, इंडिया को सेक्युलर कंट्री क्यों माना गया है? सबसे पहले यहाँ से देखते हैं बेटा, द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैड क्लियरली ऑब्जर्व द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर डिस्क्रिमिनेशन वर डन इन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनाने वाले थे वो इस बात से अवेयर थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें कंट्री में रिलीजन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसलिए उन्होंने ये फील किया, दे फेल्ट द रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन कुड टेक प्लेस विद इन ए पर्टिकुलर रीजन वॉज ए गिवन ऑफिशियल स्टेटस ओवर द अदर। बेटा इसलिए उन्होंने अपनी कंट्री को एक सेक्युलर स्टेट बनाया, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था दूसरी कंट्री से कि इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि अगर हमने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट नहीं बनाया, तो इसलिए ही इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट चूज किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट है बेटा, राइट्स आर राइट्स, देन वाई डू वी कॉल सम राइट्स एज ए फंडामेंटल राइट्स। बेटा राइट्स तो राइट्स होते हैं, लेकिन कुछ राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया है? बेटा कुछ राइट्स को फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो वो जो पहला पर्सन है जिसके फंडामेंटल राइट डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो कहाँ जाके अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। अपील इट मीन्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट लैंग्वेज में हम इसे अपील ही कहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन देखो, आंसर है द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑथोरिटी एनी वायलेट और फंडामेंटल राइट जुडिशरी हैज द सुप्रीम पावर इन द प्रोटेक्ट और फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी को सुप्रीम पावर होती है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा, ये यहाँ पे ही लेसन हमारा फिनिश हो चुका है। ये फिनिश लेसन में हमने इस लेसन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टडी किया था और लास्ट वीडियो में हमने पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए। इस तरीके से हमारा ये लेसन पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया, जो कि हमारा क्लास 8th से रिलेटेड है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसे नोटबुक में हमें लिखना है, लर्न करना है और फिर अच्छे से नोट्स बनाने हैं। आप लोग अपने अगर एफर्ट्स करेंगे तो हमारे स्कूल जो कि मॉडर्न आर्ट एकेडमी स्कूल है उसके एफर्ट भी सक्सेसफुल होंगे, जिन्होंने इस नेगेटिविटी कोरोना जैसी जब सब घर पे बैठे हैं तब भी उन्होंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है। इसलिए आपको उनके एफर्ट्स में हमारा साथ देना है और पूरी तरह से ये क्वेश्चन आंसर लिख के अच्छे से याद करने हैं।